नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। कल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अलीगढ़ में आके राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले एक बात और स्पष्ट करूं। मैं भी अभी तक नाम इनका राजा महेंद्र प्रताप सिंह लेता था, लेकिन मेरे किसी दर्शक ने कल टोका कि ये जाने जाते थे राजा महेंद्र प्रताप जी के नाम से, ये सिंह शायद नहीं लगाते थे। मुझे इसके बारे में बहुत क्लैरिटी नहीं है। अगर आप लोगों को इसकी क्लैरिटी हो तो इसके बारे में ज़रा बताइएगा। अब शायद वहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री योगी जी भी थे, हमारे गवर्नर साहबा आनंदीबेन पटेल जी भी थी, और मेरे ख्याल में कहीं अभी एक बातचीत चली थी कि इसका नाम अलीगढ़ का अब हरिनगर करना है। तो मुझे लगता है योगी जी अगर इसको मतलब जल्दी कर देते तो अलीगढ़ की जगह हरिनगर में ही इसका उद्घाटन हो गया होता। कारण दो थे कल। उस जो पूरी स्पीच मैंने सुनी ठीक से प्रधानमंत्री जी की, दो तीन कारण थे जिससे लगा। एक तो जाट को लुभाने की कोशिश है, और वो स्पष्ट है क्योंकि जाट आज की तारीख में पूरी तरह से लगता है कि खिसक गया है बीजेपी के पास से। वो जो 2013 का दंगा था उसको भूल गए हैं, और वहाँ के जाट जो मुजफ्फरनगर में अभी एक रैली हुई किसानों की, उसमें अल्लाह अकबर हर हर महादेव के नारे लगे, तो ये थोड़ा बीजेपी के लिए डिस्टर्बिंग था। तो एक तो उसको किया। दूसरा, विपक्ष पर जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी की आदत है, वो कोई भी फंक्शन हो वो अपने चुनाव को हरदम ध्यान में रखते हैं कि क्या कहना है। उन्होंने विपक्ष पे कस के हमला किया, और अब वो 70 साल की जगह उन्होंने एक नया टर्म निकाला। उन्होंने कहा कि 20वीं सदी में कोई काम नहीं हुआ, 20वीं सदी में जो भी हुआ कोई काम ही नहीं हुआ, तो उस 20वीं सदी के काम को ये पूरा करेंगे। एक काम और किया कि राजा महेंद्र प्रताप जी को, जो एक इस्टेब्लिश्ड सेकुलर बड़े नेता के रूप में और बड़े राजा के रूप में वहाँ इस्टेब्लिश थे, उनको हमारे मोदी जी ने जाट नेता के रूप में उपस्थित करने का भी काम किया। उन्होंने एक नई बात और कही, उसके बारे में भी मैं स्पष्ट करता चलूँ। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश ने 8 करोड़ वैक्सीन लगा के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, और योगी जी इसके लिए मतलब प्रशंसा के पात्र हैं। उत्तर प्रदेश अभी तक 8 करोड़ से अधिक टीके लगा चुका है। देश में एक दिन में सबसे ज्यादा टीकाकरण का रिकॉर्ड भी यूपी के ही नाम है। कोरोना के इस संकट काल में गरीब की चिंता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं इसमें थोड़ा स्पष्ट कर दूं, डेटा मेरे सामने है कि उत्तर प्रदेश में अब तक जो आज सुबह के डेटा हैं, 8.98 करोड़ टोटल वैक्सीन लग चुके हैं फर्स्ट या सेकंड मिला के। पॉपुलेशन 23.78 करोड़ के अगेंस्ट, जिसका एवरेज आता है कि उत्तर प्रदेश में 37% लोगों को ही अभी तक वैक्सीनेशन लगा है फर्स्ट या सेकंड डोज। इसके मुकाबले मैं पहले 5 को ले रहा हूं जो पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ी स्टेट है। महाराष्ट्र में 56% लोगों को लग चुका है, गुजरात में 68% लोगों को, मध्य प्रदेश में 62% लोगों को, राजस्थान में 63% लोगों को। परसेंटेज में उत्तर प्रदेश थोड़ा फिसड्डी की तरफ ही है। जैसा आप कई चीज़ों में और करेंगे, मैं इसको थोड़ा विषय से विषयांतर कर दूं। डेरेक ओबेरन का एक ट्वीट है जिसपे उन्होंने बताया है कि उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट के पैरामीटर्स पे वेस्ट बंगाल से कितना पीछे है। वैक्सीन की बात और कर लें, सबका कंपटीशन जैसे उत्तर प्रदेश का वैक्सीन में रहता है, वैक्सीन के मामले में भी हमने 37% पॉपुलेशन को लगाया है अभी तक फर्स्ट या सेकेंड डोज। वेस्ट बंगाल ने 48%, और केरल में 90% लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रधानमंत्री जी इसको भी जरा बता देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। दूसरी एक प्रधानमंत्री जी ने बात कही, वो मैं भी क्योंकि उसका कुछ उसमें जोड़ दूं। प्रधानमंत्री जी ने बताया कि जब अलीगढ़ से कोई एक मुसलमान ताले वाला गुजरात में ताला बेचने इनके गांव के आसपास जाता था, तो वो पैसा इनके पिताजी के पास रखवा देता था, और फिर जब ताला वाला बेच लेता था 2-3 महीने, तो वो पैसा लेके वापस आता था। यहाँ ये मेरे भी किसी एक जानने वाले ने बताया था कि वो जब जाता था तो मोदी जी के पिताजी की दुकान पे पहले चाय पीता था, और वो उससे चाय का पैसा नहीं लेते थे। ये भी मेरे एक जानने वाले ने, अलीगढ़ के एक मित्र हैं, उन्होंने बताया कि जब वो मुस्लिम जो ताले वाला था, उसने उनके पिताजी को बताया
कि वो जब जाता था तो मोदी जी की चाय के पिताजी की चाय की दुकान पे चाय पीता था, वो उससे उसका पैसा नहीं लेते थे, हिंदू मुस्लिम बहुत सद्भाव था, और फिर जब वो वापस आता तब भी पैसा नहीं लेते थे। तो ये एक सद्भावना बहुत दिनों से है कि भाई चाय की दुकान पे जाना, बैठना, बातचीत करना, पैसा ना लेना, इसकी एक अच्छा काम ये करते थे। तो ये शायद मोदी जी भूल गए थे। तो मेरे किसी एक अलीगढ़ के मित्र ने बताया, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के संज्ञान में भी ले आऊँ। और मुझे आज बचपन की एक बात करने का मन कर रहा है। करीब 55-60 साल पुरानी बात है। हम बच्चे थे तो अलीगढ़ से ये ताले के जो सेल्समैन होते थे, एक मुस्लिम मेहरबान थे, वो हर 3 महीने हमारे गांव आते थे। अभी भी मुझे याद है, वो काली जैकेट पहनते थे और सेल्समैन के नाते दुकानों में अपना ताला रख के जाते थे और 3 महीने के बाद आकर के पैसे ले जाते थे। गांव के अगल बगल के गांवों में भी व्यापारियों के पास जाते थे, उनको भी ताले देते थे। और मेरे पिताजी से उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी और वो आते थे तो 4-6 दिन हमारे गांव में रुकते थे और दिन भर जो पैसे वो वसूल करके ले आते थे तो मेरे पिताजी के पास छोड़ देते थे और मेरे पिताजी उनके पैसों को संभालते थे। और 4-6 दिन के बाद जब वो मेरा गांव छोड़ करके जाते थे तो मेरे पिताजी से वो सारे पैसे लेकर के फिर वो अपना ट्रेन से निकल जाते थे। अब मुझे इस वाले इलेक्शन में एक नया चीज नजर आ रही है, क्योंकि मैं थोड़ा यूपी पे है, यूपी आज पे सबकी नजर है, क्योंकि यूपी से नजर हटी और दुर्घटना घटी वाली स्थिति है। लेकिन जो हमारे राम लक्ष्मण जी की जोड़ी है, मोदी जी और अमित शाह साहब की, वो जरा यूपी में लक्ष्मण जी बहुत इफेक्टिव नहीं नजर आ रहे हैं। कारण आप देखिए कि अमित शाह साहब का आप देख लीजिए, अमित शाह साहब जब बंगाल में इलेक्शन था तो हर दूसरे चौथे दिन चले जा रहे थे, मार बंगाल में आफत वो थी, ममता बनर्जी को ठीक कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, 200 से ज़्यादा सीटें सब था। यूपी में अमित शाह साहब नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो मेरे हिसाब से 2-4 कारण जो मुझे समझ में आते हैं वो ये है कि एक तो बंगाल में बुरी तरह से हारे हैं, तो जो इनका एक ये था ना कि गो गेटर, ये सब कुछ कर लेते हैं, वो भी जरा गड़बड़ाया है। दूसरा ये है कि उत्तर प्रदेश में सीधे अब मतलब जितने लोगों से मैं मिल रहा हूँ उस जगह एक नैरेटिव ये चल गया है, बिना बीजेपी की इच्छा के, मोदी के बाद योगी, ये नैरेटिव चल गया है, लोगों में स्टैब्लिश हो रहा है। अब ये तो अमित शाह साहब को अच्छा लगता नहीं होगा, क्योंकि भाई उनको लगता था कि मोदी जी के बाद वो नेचुरल उस गद्दी पे वही जाएंगे, लेकिन योगी जी के ने उसको अलग कर दिया। अब विमर्श में योगी जी की बात होती है। दूसरी एक बात और है, उत्तर प्रदेश में जो नहीं आते हैं, अब आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं, और जैसा मैंने पहले बताया था कि आनंदीबेन पटेल और अमित शाह साहब की गुजरात की पॉलिटिकल राइवलरी इतनी ज़्यादा है कि इन लोग स्टेज भी शेयर नहीं करते हैं। अच्छी बात होगी किसी दिन स्टेज शेयर करें, क्योंकि लेकिन अभी तक आप देखे होंगे अगर किसी के पास पिछले 2-3-4 साल की वो फोटो है जब से आनंदीबेन पटेल वहाँ से हटी हैं एज चीफ मिनिस्टर, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग को उस फोटो को भेजिए, जिससे मैं भी उस फोटो को लगाऊं और बताऊं कि लोग कहाँ साथ थे। ये और आनंदीबेन पटेल और अमित शाह स्टेज शेयर नहीं करते हैं। अब आनंदीबेन पटेल तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, तो इसलिए मतलब जरा अमित शाह को यहाँ आने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। दूसरा एक और कारण यह है कि यहाँ पे जो स्वतंत्र देव सिंह हैं, जो अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो पूरी तरह से योगी जी के साथ खड़े हुए हैं। मैं अभी उस कारणों पे नहीं जा रहा हूँ, वो पूरी तरह से योगी जी के साथ खड़े हैं, वो अमित शाह साहब के साथ कहीं नहीं है। अब अमित शाह साहब यहाँ पे एक उनका जिसको कहते हैं ना बैकरूम ऑपरेटर हैं, उनके सुनील बंसल साहब, वो जो काम करते हैं आप सबको पता ही है कि वो क्या काम करते हैं, तो उस काम में वो लगते हैं। लेकिन जहाँ तक पार्टी के क्या फेस की बात है, वो स्वतंत्र देव सिंह हैं और जो योगी जी के साथ खड़े हैं। अब यहाँ एक व्यक्ति और है जो कल अलीगढ़ में नहीं गए थे और वो चर्चा का विषय है, हालांकि उसको आज किसी पेपर ने कवर नहीं किया है उस तरह से। केशव मौर्य
जो 2017 में जब ये सरकार आई बीजेपी की, योगी जी मुख्यमंत्री बने, उस समय बीजेपी के अध्यक्ष थे। और कहीं ना कहीं अपना उनका ये दर्द कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में छलक ही जाता है कि उनको चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए था, लेकिन उनकी जगह योगी जी चीफ मिनिस्टर बन गए। ये उनका दर्द कहीं ना कहीं छलक जाता है। केशव मौर्य कल इस रैली में नहीं गए थे। प्रधानमंत्री आ रहा है, चीफ मिनिस्टर हैं, दोनों चीफ मिनिस्टर में से शर्मा जी वहाँ हैं और केशव प्रसाद मौर्य जी वहाँ अनुपस्थित थे। केशव प्रसाद मौर्य जी का कोई ये भी नहीं अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर नहीं जाना था तो आजकल सबसे अच्छा है कि वायरल चला हुआ, आजकल मौसम चेंज हो रहा है ना, तो सबको वायरल हो रहा है, तो वायरल का अपना बहाना करके रुक गए होते, आज से फिर चालू हो जाते। लेकिन नहीं, वायरल कुछ नहीं। रायबरेली में अपना कार्यक्रम पार्टी का या सरकार का कर रहे थे, कोई तबीयत नहीं खराब थी। एज अ डिसीजन वो अलीगढ़ नहीं गए थे। और आप ये भी देखते होंगे कि अभी वो गए थे तो अमित शाह साहब से भी मिले, वो अमित शाह साहब वाले कैंप के हैं। तो अमित शाह साहब हर जगह, हर स्टेट में एक दो अपने इस तरह के लोग रखते हैं। जो मध्य प्रदेश में देख लीजिए, कैलाश विजयवर्गीय हैं, वो शिवराज सिंह चौहान है उनके अगेंस्ट, इस तरह के लोगों को। तो यहाँ पे भी केशव प्रसाद मौर्य, और उन्हीं की शाह पे केशव प्रसाद मौर्य ये सब स्टेटमेंट देते रहते हैं ना। अभी फिर दिए कि नहीं, चुनाव का, मुख्यमंत्री का चुनाव तो विधानसभा चुनाव के बाद होगा। तो कोई योगी जी को अभी वो यही मुख्यमंत्री बनेंगे, इसको मानने से भी तैयार है। ये सब आप जो भी पॉलिटिक्स समझता है उसके समझ में आता है। एक चीज़ और देख लीजिए, मैं छोटी छोटी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। संजय निषाद साहब का लड़का भाजपा का सांसद है। संजय निषाद साहब कितने बड़े नेता हैं, ये गोरखपुर महाराजगंज में अगर आपका कोई जानने वाला हो तो उनसे पूछ लीजिएगा कितने बड़े नेता हैं। लेकिन उनको बार बार, क्योंकि वो योगी के ऊपर अटैक करते हैं, और उनको बार बार हर हफ्ते बुला के, करीब या 10 दिन में बुला के अमित शाह साहब चाय पिलाते रहते हैं, कुछ कर, मतलब मेरे हिसाब से संजय निषाद साहब इतने बड़े नेता नहीं हैं कि उनको इतनी तवज्जो दी जाए। लेकिन तवज्जो इसलिए दी जाती है क्योंकि वो योगी जी को मुखर होकर उनका विरोध करते हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत क्लियर हैं कि जो अमित शाह साहब हैं वो कभी भी योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनना, वो कहें कुछ भी मन से आके, लेकिन वो नहीं चाहेंगे। अब मैं जरा चुनावी मुद्दे जल्दी से 2 बातें और कर लूं, क्योंकि ये बिल्कुल फैक्ट है कि बीजेपी के पास एंटी इनकम्बेंसी का बोझ बड़ा है, वो उसकी समझ में आ गया है। लीडरशिप चेंज नहीं हो सकती है। अब वो ले देख के पुराने जैसा होता नहीं है कि कुछ भी दर्द हो तो सेरेडॉन, या मतलब आपकी पुरानी दवा के ही ऊपर आपको निर्भर करना है। दवा एक ही है आपके पास, हिंदू मुस्लिम। तो हिंदू मुस्लिम वाला मामला फिर शुरू हो गया, ये आपको दिख ही रहा है। तालिबान, हर बात पे तालिबान की बात, मतलब एक धर्म विशेष के लोगों को तालिबान के साथ वो करना। दूसरा, इसका एक दूसरा प्रमाण ये है कि अब्बा जान, मतलब ये अब्बा जान वाला एक जो नैरेटिव शुरू हुआ है, ये मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को अच्छा लगता हो, जो सड़क पे कुछ ऐसे तत्व जो पान की दुकान पे या कहीं चाय की ठेली पे बैठ के उनको बहुत आनंद आता हो और ठहाके लगाते हो। लेकिन अब्बा जान शायद मोदी जी के लिए दीदी ओ दीदी ना हो जाए। इट इज़ इन बैड टेस्ट। अब्बा जान करना बैड टेस्ट में है, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये दांव ये बीजेपी का उल्टा ना पड़ जाए, क्योंकि अब्बा जान को आप ज़्यादा करेंगे। तीसरा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ये बताना कि ये इसमें महेंद्र प्रताप जी का कोई वो नहीं हुआ, उनका रिस्पेक्ट नहीं दी गई, इत्यादि। एएमयू में की लिगेसी में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी का नाम है, और उनके जितने कन्वेंशन होते रहे हैं उसमें उनका नाम है। 20वीं सदी की जब बात करते हैं, मैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह के रेफरेंस में बता दूं, ये डॉक्यूमेंटेड है नेशनल आर्काइव के किसी उसमें कर लें। कल बहुत से लोगों ने बोला भी है कि देश के आज़ाद होने से पहले जब राजा महेंद्र प्रताप जी विदेश में रह के देश की आज़ादी का आंदोलन चला रहे थे, तो देश में जितनी कांग्रेस सरकारें थीं, जब भी वो विधानसभा में कोई सत्र होता था तो हर सत्र में ये पास किया जाता था, ये मतलब रिजॉल्व करते थे कि राजा महेंद्र प्रताप जी को कैसे लाया जाए और वो देश में लाने में कोई दिक्कत नहीं। 37 में जब कांग्रेस की पहली सरकार बनी आज़ादी से पहले, उसमें सरकार की तरफ से कहा गया कि हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं कि राजा महेंद्र प्रताप जी अगर हिंदुस्तान आएंगे तो उनके एक्शन की जिम्मेदारी हम लेते हैं। तो ये कहना कि उनको सम्मान नहीं दिया गया था, ये गैर वाजिब बात है। दूसरा मुद्दा किसान आंदोलन है। किसान आंदोलन पे वो जोड़ तोड़ की बात हो ही रही है। एक फैक्शन को जो किसान मंच का है
उसको कहीं से तोड़ने की कोशिश की गई है, फिर उसको घुमाया जाएगा। उनका प्रभाव क्षेत्र वही बिजनौर, मैनपुरी, एटा, इटावा ये वाला है, उसमें कहीं घुमा के कुछ कुछ करेंगे, वो देखने की बात है। लेकिन किसान आंदोलन के साथ क्या हो गया है कि किसान आंदोलन के साथ 2-3 बड़े मुद्दे और चिपक गए हैं। किसान आंदोलन, महंगाई, बेरोजगारी और कोरोना का मिसमैनेजमेंट, ये चीज़ें चिपक गई हैं, तो वो बड़ा एक मुद्दा बन गया है। अब इससे कैसे बीजेपी अपना पीछा छुड़ाएगी, ये देखने वाली बात होगी। चलते चलते मैं सिर्फ 2 बातें और कह दूं। पहली बात, नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हैं, और आप अगर प्रधानमंत्री के पद पे बैठ के आप उत्तर प्रदेश के 37% वैक्सीन को वर्ल्ड रिकॉर्ड और ये सब कहते हैं, ये ठीक नहीं है। ये असत्य की श्रेणी में आता है, ये सत्य नहीं है। 90% की बात आप केरल की क्यों नहीं करते हैं? आप 68% गुजरात की बात क्यों नहीं करते हैं? आप 63% राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात क्यों नहीं करते हैं? आप 37% पे जहां वैक्सीनेशन हुआ है वहां की आप बात क्यों करते हैं? आप लोगों को मिस इन्फॉर्म करते हैं। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अभी राजा महेंद्र प्रताप जी को लेके जो एक जाटों के अंदर, राजा महेंद्र प्रताप जी की पूरी इज्जत है, उनकी लेगेसी है उस अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, और उसमें कहीं कुछ इधर उधर करना कि जाट और मुसलमानों का और जाट और करना, मुझे लगता है कि एक जो नेता जो सर्वोच्च पद पे बैठा है उसको झगड़ा सुलझाने का उसका काम होना चाहिए कि झगड़ा बढ़ाने का काम, मतलब जहां झगड़ा ना होता हो उसमें कुछ इस तरह की बातें मन में हरदम कहते रहो कि नहीं देखा, तुम्हें देखा नहीं था, तुम्हें नमस्ते नहीं किया था देख के। जो गांव के जो झगड़े होते हैं, जो अगल बगल के जो ये झगड़े होते हैं, सास बहू के जो झगड़े होते हैं, उन्होंने देख के नमस्ते नहीं किया, इस तरह का जरा मुझे ऐसा लगता है कि जहां पे आज वो आप बैठे हैं, आपका रोल, अगर ये किसी के मन में कोई अविश्वास है या किसी के प्रति द्वेष है, उसको खत्म करने का काम करना चाहिए, न कि उसको और उभारने का, उसको और हवा देने का। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के रूप में तो आप याद किए ही जाएंगे, लेकिन अगर एक राजनेता के रूप में इस तरह के आप काम करेंगे तो देश आपको राजनेता के रूप में भी याद रखेगा। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।